गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में यानी कि कल रात को जो हमने पढ़ा था, रिवाइज करने का मौका तो नहीं मिला होगा? रिवाइज कर लिया कल वाली क्लास को? क्या पढ़ा था वैसे कल है? कल पढ़ा था, अच्छा स्प्रिंग पढ़ी थी हमने, है ना? तो स्प्रिंग को, अच्छा मेरे एक टॉपिक उसके अंदर थोड़ा सा बाकी रह गया है ना स्प्रिंग के अंदर, कि मैंने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले नहीं बताया, जो ऑलरेडी आपने कई बार पढ़े भी होंगे ना, बचपन में पढ़े होंगे। मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने देखा क्या था। देखो, आप ना हमेशा पूरा फॉर्मूले का डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा तो आप सोचो कि मैं पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप मेरे को पूरा कैसे लिखना है उस पर ध्यान देना नहीं देना है ना। आपको फॉर्मूला डिराइव होना आना चाहिए, वो भी फटाफट टाइम में, है ना, कि कम से कम टाइम में 10 सेकंड के अंदर आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाए। तो आपको पूरी प्रोसेस तो पता ही है कि बीच में डब्ल्यू लोड लगा था, ठीक है, यहाँ पर आपके W/2 रिएक्शन थी, एक तरीके से सिंपली सपोर्टेड था, जिसपे सेंटर पर लोड लगता है। मैक्सिमम मोमेंट कितना आता है? मैक्सिमम मोमेंट आता है WL/4, और ये जो मोमेंट था n नंबर ऑफ प्लेट्स ने मिलकर के लिया था। तो M/I इज इक्वल टू F/Y। तो F को तो लिख देंगे सिग्मा, Y को लिखा आपने T/2 मल्टीप्लाइड बाय I, जब आप लिखोगे तो BT3/12। तो जैसे ही आप इक्वेशन लगाओगे तो हो सकता है बहुत सारा डेटा आपको दे रखा हो और कुछ आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ प्लेट्स वगैरह बता दो, तो एज इट इज इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन थी वो सर्किल की प्रॉपर्टी से हमने निकाली थी, ठीक है। L/2 मल्टीप्लिकेशन किया, दैट इज इक्वल टू डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय 2r माइनस डेल्टा। तो वहां से डेल्टा का फॉर्मूला रिकॉल हो जाता है कि वो L² डिवाइडेड बाय 8r था। इसके अलावा 1/r, जो 1/r था, इसको कहां से हैंडल किया था? E/r इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय y। यहां से आप इसको हैंडल कर सकते हो। F की जगह पे तो लिख देंगे सिग्मा। क्यों लिख रहे हैं F की जगह सिग्मा? सिग्मा का मतलब होता है मैक्सिमम स्ट्रेस, है ना। तो आपने जिस जगह पर स्ट्रेस कैलकुलेशन की है वो आपका न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर पॉइंट है, यानी y मैक्स पर है। तो y मैक्स जब आप लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये F मैक्सिमम वाला मिल जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस को क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। तो वो सिग्मा के बराबर आप लिख पा रहे हो, है ना। तो ये तीन इक्वेशन थी जिसको यूज करके आपने सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे। स्प्रिंग के केस में F बराबर K × X, तो K आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है या X आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कभी आप डेल्टा की बात करते हुए नजर आते हो कि डिफॉर्मेशन बताओ, कभी आप स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात करते हुए नजर आते हो। तो बेसिकली आपको K यदि आपको निकालना हो तो वो F डिवाइड बाय X होगा। यहां से डेफिनेशन बनाना मैंने आपको सिखाया था, कैसे बनाते हैं। अगर X को 1 यूनिट रख दें तो K क्या है? K F के बराबर है। इसका मतलब क्या है? द स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन। बात समझ में आ रहा है? ये डेफिनेशंस बनाना सीखा करो, आप कई जगह पे बनानी पड़ती है ऐसी डेफिनेशंस, है ना। चलो, इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसके नाम क्या थे, कौन सी स्प्रिंग है ये? दिस इज द बैंडिंग स्प्रिंग, दिस इज द लैमिनेटेड स्प्रिंग, दिस इज द लीफ स्प्रिंग, है ना। तो ये इनके नाम हो गए। इसके अलावा मैंने आपको हेलिकल स्प्रिंग बताया था। तो हेलिकल स्प्रिंग का पूरा डेरिवेशन पता है क्या? कि एक्सियल डायरेक्शन के अलोंग आपने लोड लगाया, ठीक है। एक तो इक्वेशन आपने लगाई थी T/IP, IP था pi/32, है ना। तो IP जो था दैट इज इक्वल टू pi/32 मल्टीप्लाइड बाय d4। दिस इज इक्वल टू T/IP इज इक्वल टू कितना? tau max डिवाइडेड बाय r, और r कितना था? d/2 के बराबर था। तो एक तो इक्वेशन ये है, आप फॉर्मूला में मत खेलो, इक्वेशन में खेलो। तो एक तो इक्वेशन ये है जिससे आप काम कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। दूसरी इक्वेशन आपके पास में क्या थी? जो कंसेप्ट था द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ द वर्क डन कितना था? हाफ ऑफ W मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। पूरी सिविल के अंदर आप जो बचपन में पढ़े ना फॉर्मूला कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन, वहां फोर्स कांस्टेंट हुआ करता था, और यहाँ 0 से बढ़ते हुए F तक जाएगा तो एवरेज फोर्स F/2 होगा, है ना। तो पूरी सिविल के अंदर जब जब भी जरूरत पड़ेगी बाय डिफॉल्ट ग्रेजुअल लोडिंग मानी जाती है। हमेशा वर्क डन लिखते समय P × डेल्टा मत लिखना। बात समझ में आ रही है? तो वर्क डन जो बचपन में पढ़ा था फिजिक्स में, वहां फोर्स कांस्टेंट हुआ करता था, तो सीधा सीधा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो जाता था। लेकिन यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 0 फोर्स से स्टार्ट होकर के P तक बढ़ता है लीनियरली, है ना। तो लीनियरली जब बढ़ेगा तो एवरेज लोडिंग कितनी है? वो एक तरीके से आधी है, 0 + P डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने कारण आपको कई बार दिया है। दिस इज इक्वल टू U, और U कितना है? यहाँ पर जो बिहेवियर आ रहा है वो टॉर्जन का है। टॉर्जन के बिहेवियर में जब ट्विस्टिंग होती है तो टाउ मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। 2g कब आता है? जब शियर स्ट्रेस किसी क्रॉस सेक्शन में कांस्टेंट लगे तब तो डिवीजन में 2g आएगा। मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे, और वॉल्यूम कैसे लिखा था बताओ? वॉल्यूम हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई कैपिटल R। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, है ना।
तो 2πr तो लेंथ हो गई मल्टीप्लाइड बाय पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो हमेशा ना इक्वेशन लिखना सीखो और इन इक्वेशंस को अप्लाई करना सीखो। अगर आपने सही से इक्वेशंस को अप्लाई करना सीख लिया ना, मतलब आधी से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं इन सब चीजों में, ये बेसिक्स है, ये सबको याद रहते हैं। T/IP = tau max डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ऐसी इक्वेशन तो हर किसी को याद रहती है, उनकी एप्लीकेशन सीखो, है ना। इनसे जो फॉर्मूले बनते हैं नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अगर मान लो एग्जाम में फॉर्मूला आता भी है तो 100 क्वेश्चन में से एक ही तो आएगा, एक ही तो डिराइव करने की जरूरत पड़ेगी, और वो भी आप स्पीड तेज रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, कई चीजें लास्ट मोमेंट पर जब आप पढ़ के जाते हो ना, जब देख करके जाते हो तो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है, तो फटाफट से रिकॉल भी हो जाता है उस दिन। बात समझ में आ गई? चलो तो अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि स्प्रिंग के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं ना। तो मैंने टॉपिक तो स्टार्ट कर दिया था आपका, लेकिन बीच में आप चाहो तो लिख लो। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन कैसे थे, बचपन में पढ़ लिए थे वैसे तो। ये एक तो ये था, इसके बाद में एक आपके पास में ये था। ऐसे बना लो फिगर को, या फिर आप ऐसे बना लो, बात बराबर है। ठीक है, कि एक आपने स्प्रिंग लगाई, उसके बाद में एक और स्प्रिंग लगा दी, और स्प्रिंग लगाने के बाद में यहाँ पर आपने एक मास m लटका दिया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ये K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों से अगर आप एक सिंगल स्प्रिंग लगा दें तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, यानी कि K इक्विवेलेंट कितना होगा, ये आपको निकालना है। ऐसी चीजें हम कई बार करते हैं कि दो मटेरियल है बार्स के अंदर, एक का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 है, दूसरे का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E2 है, और फिर बार के अंदर हम इक्विवेलेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगता है? हलवा फॉर्मूला, है ना। हलवा फॉर्मूला एवरीबॉडी नोज ना। ठीक है, चलो तो वहां पर जो फॉर्मूला लगता था वो लगता था A1 E1 प्लस A2 E2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, है ना, ऐसा लग जाता था। आपने रेजिस्टेंस पढ़े थे R1 प्लस R2 सीरीज के अंदर, है ना। अभी आपने शाफ्ट पढ़ी थी, शाफ्ट के अंदर सीरीज में जब था तो क्या था, थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, ये इक्वेशन थी, है ना। और जब आप शाफ्ट को सीरीज में पढ़ते हैं तो उस समय टॉर्क बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सीधे स्टेटमेंट याद मत रखना, इमेजिनेशन वो वाली चलेगी कि जब घुमाते हैं तो क्या होता है, टॉर्क बराबर कैसे आता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन से आता है। ठीक है, तो वो चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए हमेशा, है ना। चलो अभी तो हमारा टारगेट ये है कि इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हम निकालना चाहते हैं। बताओ स्प्रिंग के अंदर व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? चलो मास भी हटा देते हैं। ठीक है, अगर मास नहीं लगाया अपन कोई फोर्स लगा दें, क्योंकि मास क्या करता है, मास एक फोर्स ही तो है। मतलब मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है वो mg होता है। तो mg ना लगा करके आप चाहे तो f लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपने f फोर्स लगाया। ठीक है, यहाँ पर भी आप सेम फोर्स लगाओगे f। ठीक है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ या इसका जो इलोंगेशन हुआ वो x1 है, इसका इलोंगेशन x2 हुआ। बताओ इसका कितना होना चाहिए, x1 प्लस x2, क्योंकि आप बाउंड्री कंडीशन को कभी चेंज नहीं करते हैं, बस आपने नाम चेंज कर दिया कि K1 और K2 जो दो अलग अलग स्प्रिंग थी, अगर मैं एक सिंगल स्प्रिंग यूज करूं तो वो K इक्विवेलेंट है, बाकी बाउंड्री कंडीशन सारी सेम, यानी कि अभी भी फोर्स F लगेगा, लंबाई वगैरह सब बराबर है ना। उसके अलावा आपके पास में भी यहाँ पर जो टोटल डिफॉर्मेशन हो रहा था फोर्स के कारण, वहां पर भी टोटल डिफॉर्मेशन बराबर होगा। बताओ जरा क्या इक्वेशन लगेगी, यहाँ से अगर स्प्रिंग कट करें तो कितना फोर्स है, बताओ F के बराबर है इक्विलिब्रियम के कारण। यहाँ से कट करें तो, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, जैसे कहीं से भी कट कर दो, जैसे यहाँ से कट किया आपने ऊपर वाली जगह से, तो यहाँ पर आपके पास में कुछ ऐसे है, बस नीचे की तरफ एक फोर्स F लगा हुआ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कौन सा फोर्स लग जाएगा, F ऊपर की तरफ। तो कहीं से भी आप स्प्रिंग को कट कर दो, जो फोर्स लगेगा वो सेम है क्या। तो इसमें आपकी इक्वेशन क्या बनेगी इस जगह पर, दूसरी स्प्रिंग में F बराबर K2x2, यहाँ क्या बनेगी इसी स्प्रिंग में F इज इक्वल टू K1x1, और इस जगह पर क्या बनेगी F इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट x1 प्लस x2, है ना। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस बन गई, है ना, इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस आपने बना दी। अब बताएं जरा आप क्या करें, यहां से x1 को उठा करके रख सकते हैं। x1 कितना है इस इक्वेशन से देखें तो x1 है f डिवाइडेड बाय K1, और यहां से x2 निकाल करके देखें तो x2 है f डिवाइडेड बाय K2। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप यूज करें उस वाली इक्वेशन के अंदर, तो यहां उठा करके रखोगे तो क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय F डिवाइडेड बाय K1 प्लस F डिवाइडेड बाय K2। F कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, K इक्विवेलेंट को अगर नीचे डाल दो तो फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। जो हाल जब आप उसमें पढ़ते थे रेजिस्टेंस के अंदर, तो रेजिस्टेंस में जो हाल पैरेलल में हुआ करता था वो हाल स्प्रिंग के अंदर कैसा है, सीरीज में।
बात समझ में आ गई? लिख लो इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन आपकी है k इक्विवेलेंट 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। लिखो। लिख लिया सभी ने? इसका दूसरा वाला केस देखिए, डिराइव करो, आप खुद करो। अगर पैरेलल में होगा तो कैसे होगा? आप सारे डेरिवेशन अपने हाथों से बार बार किया करो, है ना, क्योंकि हम लोगों को यही आता है। अगर मान लो आपने यहाँ फोर्स F लगा दिया, देखो बिल्कुल वैसे नजर आता है कि आपको एक बार है, दूसरी बार है, एक फोर्स लगाए, जैसे कंपोजिट बार में, कंपाउंड बार में हुआ करता था, एक ही क्रॉस सेक्शन में दो दो नजर आते थे। तो पैरेलल का कंसेप्ट है ना। क्या होता था वहां पे? इक्वेशन लगती थी P बराबर P1 प्लस P2। यहाँ पर भी ऐसा होगा, ऊपर की तरफ F1 फोर्स, इधर की तरफ F2 फोर्स। तो जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो क्या बनेगी? F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। बात समझ में आ रही? अगर यहाँ पर आप बोलोगे कि इस जगह पर इन दोनों को मिलाकर के एक सिंगल स्प्रिंग यदि आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बोल दोगे? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू k इक्विवेलेंट, है ना। इसका जो डिफॉर्मेशन हुआ मुझे बताना, x1 और x2 बराबर होगा क्या? खींचेगा तो साथ में, है ना। तो यहाँ पर कंडीशन है x1 इज इक्वल टू x2, जैसे बार के अंदर हुआ करता था P बराबर P1 प्लस P2 और डिफॉर्मेशन डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2। शाफ्ट में हुआ करता था T बराबर T1 प्लस T2 और डिफॉर्मेशन, ठीक है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। और जैसे बीम में हुआ करता था, जो टोटल रेजिस्टेंस, जो फ्लिज्ड बीम आपको पढ़ाई थी, तो फ्लिज्ड बीम के अंदर m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। और उसके अलावा जो कंडीशन थी कि जिस जगह पर दोनों मटेरियल न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है वहां पर स्ट्रेन बराबर कर दो, है ना। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप की क्वेश्चंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है ना। चलो, और यहाँ पर x1 बराबर x2 बराबर x बोल दिया, इसकी डिफॉर्मेशन को मैं x बोल रहा हूँ। x1 और x2 किसके बराबर है? x के बराबर है। तो इस इक्वेशन में सारा मटेरियल डाल सकते हैं, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। तो f की जगह पर क्या लिख देंगे? f की जगह पर लिख देंगे k इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय x। f1 की जगह पे लिख देंगे k1 इंटू x1 यानी कि x, और ये हो जाएगा k2 मल्टीप्लाइड बाय x। समझ में आ रहा है? k1 इंटू x1 और x1 x2 x सब बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि खींचोगे तो दोनों बराबर जाएंगे ना। अगर इसके अंदर आप इसको खींचोगे फोर्स लगा करके तो दोनों में डिफॉर्मेशन बराबर होगा, और जितना इनमें डिफॉर्मेशन है उतना उधर भी रखते हैं, ठीक है। तो वहां पर डिफॉर्मेशन को x बोला, तो x1 और x2 x तीनों बराबर है। इक्वेशन लिख रहे हैं f, यानी कि इसके लिए f इज इक्वल टू k इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय x। ये किसके बराबर होगा? सेम फोर्स इधर भी लग रहा है, तो दैट इज इक्वल टू f1 प्लस f2, है ना। तो f1 लिखा k1 इंटू x1 और f2 लिखा k2 इंटू x2। x1 और x2 को x लिख दिया, x कैंसिल आउट हो जाएगा और साफ सुथरी इक्वेशन आ गई k1 प्लस k2। बात आ गई क्या समझ में? सिंपल है। चलो एक सिंपल सी चीज मुझे बताना, है ना। एक मेरे पास में स्प्रिंग थी, है ना, एक मेरे पास में स्प्रिंग थी, और यहाँ पर जो स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो k है। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया? इस स्प्रिंग को बराबर दो टुकड़े कर दिए। एक बड़ी सी स्प्रिंग थी, उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है। फिर मैंने क्या किया? इस स्प्रिंग के बराबर दो टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करने के बाद में वापस मैंने सीरीज में लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में जो कंडीशन बन रही है वो कैसी बन रही है कि मेरे पास में बराबर ये टुकड़े हुए हैं, और टुकड़े होने के बाद में मैंने उनको वापस सीरीज में लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 मान लो, तो इसका भी k1 होगा क्योंकि बराबर टुकड़े हैं, सब कुछ चीजें बराबर है इसमें, है ना। तो ये k1 है, ये k1 है। k1 और k में रिलेशन बता सकते हो क्या? बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन k1 एंड k? हाँ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन k1 एंड k? स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? कोई दिक्कत ही नहीं ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये रहा, फाइनली इन दोनों को मिलाकर के ये बनता है।
तो 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k1, तो यहां से आ जाएगा आपका, ठीक है, दिस इज 2 डिवाइड बाय k1 इज इक्वल टू 1/k, इसका मतलब है k इज इक्वल टू k1 डिवाइड बाय 2, खत्म। ठीक है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो आधा रह जाएगा, लिख लो, है ना, एग्जाम में वो क्वेश्चन है। मैं एक पार्ट का बोल रहा हूं आपको कि इस पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू k1 डिवाइडेड बाय k जो है, अच्छा k1 निकालना था ना, k1 इज इक्वल टू 2k। इतनी सी छोटी सी स्प्रिंग का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट पूछे तो वो कितना है, वो 2k। आप कंफ्यूज मत होना सर ये सेम ही तो चीज है, मैं भी मान लो सेम चीज है, इन दोनों को मिलाकर के k मिल तो रहा है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन आधे का कितना है, इसका कितना है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसका डबल है 2k ना, हाफ नहीं है। यहाँ पर आपको k नहीं निकालना था, आपको k1 निकालना था, है ना, तो k1 जो है यानी कि टुकड़े करने के बाद में जो स्प्रिंग कांस्टेंट बचेगा वो आपका डबल हो जाएगा। क्लियर है? और 4 टुकड़े करके सीरीज में लगा देते थे तो 4k हो जाता। ठीक है, कैसे भी करके टुकड़े बना दे तो आप लोग कर सकते हो क्या, ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका जो कंसेप्ट था वो यही था, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन कुछ आपको डीपीपीज वगैरह में मिले, है ना, तो उनको आप करना, ठीक है। अभी आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, कुछ हेडिंग डाला हुआ था कि आपने, मैं यूलर्स के बारे में आपको बता रहा था लास्ट क्लास में, है ना, तो यूलर्स का जो बकलिंग लोड है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी थ्योरी और देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूलर्स का बकलिंग लोड है कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है, उसके जो ज्योमेट्री है, लेंथ वगैरह है, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे दिख ही रहा है आपको कि लेंथ जैसे आपने आधी कर दी तो उस पर डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह पर भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, डायमीटर पर डिपेंड करेगा, है ना, तो ये सब चीजें वैसे पूछी जाती नहीं है, ठीक है, ये आपने शायद फिजिक्स के अंदर पहले पढ़ी होगी, ठीक है, बचपन में साइंस के अंदर। चलो आगे चलते हैं ना, नोट करो, यूलर्स थ्योरी के अजम्पशन हमने लिख लिए थे, है ना, इसके अलावा हमने क्या लिख लिया है बताओ, देखें, अजम्पशंस लास्ट टॉपिक था, है ना, अजम्पशन लास्ट था, तो नोट करो, द बकलिंग लोड फॉर बोथ द एंड्स हिंज्ड कॉलम, बकलिंग लोड फॉर बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम्स आर हिंज्ड, बकलिंग लोड फॉर बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम आर हिंज्ड। Buckling load for both the ends of the columns are hinged. देखो, बकलिंग लोड हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि कॉलम की एंड कंडीशंस कैसी है ना, सुनो ध्यान से, अगर मैं जैसे ये मटेरियल लूं, लंबाई फिक्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, और यहां से मैं इसको ऐसे दबाऊं तो किसी लोड पर मान लो ये बकल कर जाएगा, आप दिमाग में रख लो कि P1 लोड है, ठीक है। अगर मैं इनको ऐसे पकड़ते हुए अब दबाऊं तो मैंने क्या किया, एंड से मैंने इनको फिक्स कर दिया, और फिक्स करते हुए अगर दबा रहा हूं तो यहां पर इसको ज्यादा जो है लोड लेने की कैपेसिटी इसकी बन जाएगी, है ना, तो क्या समझे आप कि जब आपने इस कंडीशन में इसको दबाया था तब यहां से ये फ्री था रोटेशन के लिए, तो यहां पर रोटेशन फ्री था, लेकिन दूसरे केस में जब आप इसने पकड़ करके ग्रिप करते हुए यदि दबाया तो डेफिनेटली ज्यादा लोड ले पाता है ना, तो क्या समझे आप कि कॉलम के अंदर जो उसकी लोड लेने की कैपेसिटी होती है, जिस लोड पर वो बकल करता है, वो आपकी बढ़ जाती है अगर एंड फिक्स हो जाता है तो, ठीक है। तो देखो जरा, इट डिपेंड्स ऑन द एंड कंडीशन लिखा आपने, इट डिपेंड्स ऑन द एंड कंडीशन, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं कि ये वाला एंड सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, ये वाला एंड सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, दिस एंड इज सिंपली सपोर्टेड, नोट करो, द बकलिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम, द बकलिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम, the buckling load carrying capacity of the column depends on the buckling load carrying capacity of the column depends on the end conditions, depends on the end conditions depends on the end conditions,
इसमें कुछ साइन कन्वेंशन भी है ना, इसका कुछ साइन कन्वेंशन है, वो मैं बता देता हूं आपको। अगर मान लेते हैं कि कॉलम के अंदर बेंडिंग, ठीक है, कॉलम के अंदर बेंडिंग, जैसे आपने मान लो यहां पर फिक्स लिया, तो कॉलम की जो बेंडिंग होगी वो कुछ ऐसे होगी, यहां पर भी कॉलम की बेंडिंग ऐसे होगी। तो जो ये सेंट्रल लाइन ऑफ द कॉलम है, यानी कि जो स्टार्टिंग में कॉलम की पोजीशन थी, अगर उससे यदि आपको ये साइड नजर आए तो देखो जरा कैसी साइड नजर आ रही है, कॉन्वेक्स। कहां से देखोगे? इधर से, बीच में से। तो बीच में से देखोगे कॉन्वेक्स नजर आ रहा है, इधर से देखोगे वापस इस वाली शेप में, अगर मान लो वो इधर मुड़ जाए तो ये कॉन्वेक्स नजर आ रहा है। जब कॉन्वेक्सिटी नजर आए आपको सेंट्रल लाइन से देखने पर, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव साइन, है ना। किसका साइन है अभी मैं बताऊंगा, जो बेंडिंग हो रही है वो पॉजिटिव बेंडिंग हो रही है। अगर आपके पास में सिंपली सपोर्टेड एंड होगा, यहां से आपने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, यहां से आपने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में जब इसकी बेंडिंग होगी तो वो ऐसे होगी। यदि आप सेंट्रल लाइन से देखोगे तो आपको कौन सी साइड नजर आएगी? कॉन्केव, है ना। देखो देखने का फर्क पड़ता है कि आप किस साइड से देख रहे हो। अगर आप इस साइड से देखोगे तो कॉन्वेक्स है, इस साइड से देखोगे तो कॉन्केव है। तो किस साइड से देखना है? सेंट्रल लाइन, यानी कि जो इनिशियल कंडीशन थी उससे। तो ये वाली जो साइड नजर आ रही है कॉन्केव है। कॉन्केव के लिए साइन कन्वेंशन कैसा है? नेगेटिव है। नोट करो sign convention. The following sign conventions are adopted for the bending of the column. The following sign conventions are adopted for the bending of the column. Adopted for the bending of the column. बात समझ में आ गई? तो साइन कन्वेंशन लिख लिया आपने बीच में, मतलब एंड कंडीशन चाहे कैसी भी हो उस केस में। जैसे ये मैंने पहला तो एग्जांपल आपको कैंटिलीवर का दे दिया। अगर मान लो ये कैंटिलीवर कॉलम है, कोई कैंटिलीवर चीज होती है, एक तरफ से यदि फिक्स है और यहाँ लोड लगा है, तो या तो इस तरफ झुकेगा या इस तरफ झुकेगा। दोनों ही केस में सेंट्रल लाइन से देखोगे तो कॉन्वेक्स नजर आएगा, कॉन्वेक्स नजर आएगा। तो कॉन्वेक्स अगर नजर आता है तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है। किसके लिए? मूवमेंट के लिए, ठीक है। जो मूवमेंट के लिए साइन आप यूज करोगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, और जो मूवमेंट का साइन होगा वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे अगर आपको ऐसा केस नजर आए। अभी जो हम डेरिवेशन देखने वाले हैं ये फर्स्ट केस का है ना। एग्जाम में इसके डेरिवेशन कई बार आएगा, एएन एग्जाम के अंदर, जेईएन एग्जाम के अंदर भी दिख जाता है, ठीक है। जिन एग्जाम्स के अंदर मेंस होता है तो वहां पर आपको डेरिवेशन मिल सकता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान दो। यहां पर अगर इसकी बेंडिंग देखोगे तो कैसे होगी? देखो हमेशा ध्यान रखना, फिक्स्ड एंड ऐसा एंड होता है जहां पे न तो रोटेशंस होते हैं ना वहां पर डिस्प्लेसमेंट होते हैं। फिक्स्ड एंड से यदि कोई मेंबर जुड़ा हुआ है तो ना तो वो रोटेट करेगा। देखो अब जरा रोटेट किया गया इसने, पहले भी वो ऐसे था और अभी ये पूरा का पूरा मेंबर बेंड तो हो गया, लेकिन इस पॉइंट पर रोटेशन उसका जीरो है, अभी भी टेंजेंट ऐसे जा रही है। बात समझ आ रही है? तो रोटेशन पहले भी उसको ऐसे ही था मेंबर, और यहाँ पर अभी आपने टेंजेंट बेंडिंग होने की बात देखी तब भी वो सीधा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर रोटेशन नहीं हुआ है ना। और अगर आप यहाँ पर इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये रोटेट कुछ ऐसे करेगा क्या? ठीक है, रोटेट कुछ ऐसे करेगा। यहाँ पर आप देखो जरा, मेंबर पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो बेसिकली आपका जो मेंबर था वो सीधा था और ये अब ऐसे मुड़ा हुआ है, और इस पॉइंट का रोटेशन देखोगे तो टेंजेंट ड्रॉप करके आप एंगल देखते हो। तो इसका मतलब क्या? कुछ ना कुछ रोटेशन हो गया है। तो हिंज्ड एंड का तो रोटेशन हो जाता है, लेकिन फिक्स्ड एंड का रोटेशन हमेशा जीरो होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। चलो अब ध्यान दो, मुझे ये बताओ आपका साइन कन्वेंशन मूवमेंट का क्या कह रहा है इस जगह पर? मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है? इट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। अब ध्यान देना इक्वेशन के लिए, आपके पास में इक्वेशन है m/i इज इक्वल टू f/y इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय r, ठीक है। ये इक्वेशन है। पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म को यदि आप बराबर कर दो, क्योंकि सारी टर्म्स बराबर है, ठीक है, इनको दोनों को बराबर कर दे तो क्या मिलेगा? 1/r इज इक्वल टू m/ei। ei को क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल रिजिडिटी, है ना। EI जो है वो फ्लेक्सिबल रिजिडिटी कहलाता है। 1/r का मैथमेटिकल फॉर्मूला पता है क्या आपको? नहीं पता तो याद रखो, ठीक है। ये SSC JEM में ऑब्जेक्टिव में भी आया था, ठीक है, और ये कई सारे आपको सब्जेक्ट में दिख जाएगा। तो 1/r पहली चीज तो क्या कहलाता है? 1/r क्या कहलाता है? कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सिर्फ r है, उसका जो रिवर्स है वो है कर्वेचर, है ना। 1/r को कर्वेचर कहते हैं और r को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ध्यान रखना, बात समझ में आ रही है? ठीक है। 1/r का मैथमेटिकल फॉर्मूला है d2y by dx स्क्वायर 1 plus dy by dx का स्क्वायर रेज़ टू दी पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला है, ध्यान देना। dy by dx को tan थीटा कहते हैं क्या हम लोग?
व्हाट इज dy by dx? dy by dx इज tan थीटा, है ना? dy by dx जो होता है वो tan थीटा होता है, और tan थीटा का मतलब स्लोप है। मेंबर्स के अंदर स्लोप बहुत ही छोटे आते हैं, जैसे ये बीम लगी हुई है, आपको ना तो डिफॉर्मेशन नजर आ रहे हैं ना आपको रोटेशंस नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो 1 के रिस्पेक्ट में ये वाली टर्म हमेशा नेग्लिजिबल होती है, इस वजह से इसको छोड़ देते हैं। और फॉर्मूला जब जब भी 1/r का लिखना हो, ये पूरा फॉर्मूला पूछा था उन्होंने, ठीक है? तो याद रखना d2y by dx स्क्वायर के बराबर आप लिख सकते हो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमेशा, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू m/ei। बात समझ में आ गई? पूरा लिख लो एक दो बार को, पूरी सिविल में कई जगह आएगा, मैं बार बार पूरा लिखवाऊंगा आपको, ठीक है? जो भी चीज मैं लिखवाता हूँ ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो आप आ जाएगा, ठीक है? तो बच्चों को बोलता था मैं पहले कि मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, अभी लास्ट ईयर ही पूछ लिया उन लोगों ने, ठीक है? तो हर चीज लिखा दो। और ये मैथ से थी, प्योर मैथ से, इसमें सिविल का कोई लेना देना नहीं, ठीक है? तो कई सारी मैथ्स जो बीच बीच में मैं दिखाता रहता हूँ, क्वेश्चन बन के आपको मिल सकती है कभी भी, है ना? तो मूवमेंट के लिए हमारे पास में बेसिकली दो फॉर्मूले आ गए, ठीक है? एक तो फॉर्मूला हमारे पास में है d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू m/ei, है ना? एक तो फॉर्मूला ये है, दूसरा भी देखने वाले हैं, ठीक है? तो मूवमेंट के हमारे पास में दो फॉर्मूले होंगे, और दोनों को बराबर करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन, ठीक है? फॉर्मूला इतना तो लिखो आप, जरूरत के हिसाब से चीजें यूज की जाती है। यहाँ पर बेंडिंग हो रही थी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में आपको रीजन चाहिए था 1/r। हम यहाँ पे y और x का फंक्शन बनाना चाहते हैं, है ना? बेसिकली ये वाली जो डायरेक्शन है ना, इसको मैं y ले रहा हूँ। इसको y क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हमें सारी जगह पर इक्वेशन को पढ़ने की यही आदत है। जैसे बीम होती है तो बीम के अंदर आपका ये वाली जो डिफॉर्मेशन कहते हो आप y बोलते हो, है ना? और मैथ्स में भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। तो मैथ्स चल रही dy by dx चल रहा है, d2y by dx स्क्वायर चल रहा है, तो मैथ्स में x ऐसे चलता है और y ऐसे चलता है ना? तो यहाँ पर अगर आप मेंबर के हिसाब से देखो तो मेंबर के अलोंग x लेते हैं, तो मेंबर के अलोंग तो हमने x ले लिया और इस डायरेक्शन में हमने y ले लिया, कोई दिक्कत? ठीक है, देखो जरा, तो ये तो हो गई आपकी y, और इस डायरेक्शन को मैं कह रहा हूँ कि दिस डायरेक्शन इज x। व्हाट इज दिस पॉइंट इज ओरिजिन। यहाँ पर x बराबर 0 है, और अगर इस कॉलम की लंबाई को यदि आप l कह दें तो इस जगह पर x कितना है, इस जगह पर x l के बराबर है, ठीक है? सारे लोग इधर देखते जाओ, यहां पर यदि आप ये डिफॉर्मेशन लेते हो, ठीक है, अगर आप इस जगह पर ले लेते हो कि ये जो क्रॉस सेक्शन है ये मान लेते हैं y डिस्टेंस अवे है ना? ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये y डिस्टेंस अवे है इस जगह से। यहाँ पर बेसिकली p लोड लगाया आपने, ठीक है? मैंने आपको बोला था कॉलम थ्योरी के अंदर कि जो लोड p लगता है, इनिशियली मेंबर स्ट्रेट रहता है, और जो लोड p लगता है वो सेंट्रल लाइन से पास होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर से पास होता है, इनिशियली कोई मूवमेंट नहीं होता है। फिर लोड बढ़ाते जाते हो, मेंबर पतला और लंबा होने की वजह से बेंड कर सकता है, तो यहाँ पर मेंबर बेंड कर गया। तो इनिशियली आपने मूवमेंट नहीं लगाया, लेकिन आपको अभी इस जगह पर, इस क्रॉस सेक्शन पर मूवमेंट नजर आ रही है। क्या लोड जा रहा है यहाँ से, और लोड की और जो मेंबर की डिस्टेंस है वो कहाँ पर है, कितनी है, y के बराबर है। तो इस जगह का मूवमेंट कितना होगा, p into y। साइन कन्वेंशन के हिसाब से उस मूवमेंट को लिखेंगे कितना, माइनस p into y, है ना? तो यहाँ पर लिख दो कि जो मूवमेंट है वो माइनस py के बराबर है, ठीक है? लिखो, मैंने आपको बोला इस जगह देखो, लोड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस जगह का मूवमेंट है, और हर जगह का, हर क्रॉस सेक्शन में आपको ये जो डिस्टेंस नजर आएगी ये y आपकी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है? इस जगह पर y 0 है, इस जगह पर भी y 0 है, नजर आ रहा है? इस जगह पर y 0 है, इस जगह पर भी y 0 है। y का मतलब है डिफॉर्मेशन, कितना डिफॉर्म हुआ है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, कितना बेंड हो गया ओरिजिनल पोजीशन से, है ना? तो m इज इक्वल टू माइनस py। और एक और m की इक्वेशन यहां से, m/ei इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर, ठीक है? इन दोनों से रिजल्ट निकालेंगे आगे। तो दोनों को अगर आप यूज करें इक्वेशन को, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, दोनों को बराबर कर दो, इस इक्वेशन से m निकालो, तो दैट इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाइड बाय ei माइनस py, दिस इज माइनस py, एक ही तरफ ले लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर, ठीक है? और ये हो जाएगा माइनस p/ei, ठीक है, माइनस p/ei मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 0। देखना जरा सही लिखा है क्या? इसको मैंने इधर लिया, प्लस हो जाएगा ये, ठीक है? इसको मैंने इधर लिया, लेने के बाद में ei से डिवाइड कर दिया, p/ei मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 0, ठीक है? दिस इज द इक्वेशन। क्या कहते हैं इस इक्वेशन को, व्हाट इज दिस इक्वेशन? दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन,
दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? जिसमें आपको वेरिएबल, जो आपका ये वेरिएबल y कौन सा वेरिएबल कहलाता है? दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप अपनी मर्जी से लेते हो, जैसे x की वैल्यू 1 ले ली, x की वैल्यू 2 ले ली, जैसे यहाँ ले लिया x बराबर 0, यहाँ जाओगे x बराबर l है ना. तो ये आप अपनी मर्जी से लेंगे, लेकिन ये डिफॉर्मेशन जो x होगा उस पर डिपेंड करेगा. तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल यदि किसी इक्वेशन में खुद भी रहता है और डिफरेंशियल्स भी रहते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है. तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन है ना. खुद का रहना जरूरी नहीं है, जैसे d2y/dx² + 5 = 0, ये भी इक्वेशन है ना. तो d2y/dx² यानी कि डिफरेंशियल्स में होगा डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर डिफरेंशियल में कोई इक्वेशन बना रहा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है. अब जो डिफरेंशियल बना है इसमें ऑर्डर भी आता है और डिग्री भी आती है. मुझे बताओ इसका ऑर्डर कितना है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है? डिग्री का मतलब होता है पावर. जैसे सेकंड डिग्री कर्व आपका क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री कर्व, जिसको पैराबोला कहते हैं. क्यूबिक पैराबोला थर्ड डिग्री की इक्वेशन है जिसमें 3 पावर होती है ना. तो ये जो आपको नजर आ रहा है डिफरेंशियल का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कितना है? 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है. एक बार डिफरेंशिएट हुआ dy/dx बना, दूसरी बार डिफरेंशिएट हुआ d2y/dx² बना, है ना. तो इसको कहते हैं ऑर्डर, कि व्हाट इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल इन द इक्वेशन. व्हाट इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल इन द इक्वेशन? तो 2 बार डिफरेंशिएट मैक्सिमम हुआ है, वो तीसरी बार नहीं हुआ, है ना. तो ऑर्डर तो 2 है. और ये जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसकी पावर कितनी है? वो 1 है, वो डिग्री कहलाती है इक्वेशन की. तो यहाँ पर जो डिग्री बनेगी वो कितनी बनेगी? 1 बनेगी, है ना. तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड डिग्री 1. नोट कर लो, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेकंड डिग्री ऑर्डर 1. डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैथ्स में सॉल्व करना बताते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह लिए जाते हैं, है ना. तो यहाँ पर हम लोग उन चीजों को नहीं देखेंगे, सीधा इक्वेशन लिखेंगे. तो नोट करो इसकी जो सॉल्यूशन है y बराबर c1 cos ऑफ, ठीक है, y बराबर c1 cos ऑफ x √p/ei, ठीक है, प्लस c2 टाइम्स ऑफ sin x मल्टीप्लाइड बाय √p/ei. एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, ठीक है, आप बता सकते हो डायरेक्टली, ठीक है. कोई डिमांड नहीं करेगा कि आप लोग इसके जो है कैसे ये निकल करके आता है उस पर जाओ, ठीक है. उसके लिए मैथ्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, तब जा करके आप कर पाओगे, है ना. तो यहाँ से सीधा ऐसे लिख सकते हो, किसी भी रेफरेंस बुक में भी यदि आप देखोगे तो ये कैसे सॉल्व किया जाता है वो एक्सप्लेन नहीं किया जाता, सीधा बोला जाता है इसके सॉल्यूशन है ऐसे, ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड है, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है. d2y/dx² + p/ei मल्टीप्लाइड बाय y = 0, ठीक है. तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे y = c1 cos ऑफ x √p/ei + c2 sin x √p/ei. जो ये वाली टर्म आई है ये अंडर रूट के साथ यहाँ पर आपको नजर आ रही है ना, x के साथ में. c1 और c2 को क्या कहते हैं? व्हाट आर c1 एंड c2? c1 and c2 are called the arbitrary constant, है ना. c1 and c2 are the arbitrary constant. ध्यान देना, d2y/dx² यहाँ पर ऑर्डर 2 था. जितना ऑर्डर होता है उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं, ठीक है. सेम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, सेम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलते हैं. अगर ये 3 ऑर्डर का होता तो आपको c1 भी दिखता, c2 भी दिखता और c3 भी दिखता इक्वेशन में, जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें, है ना. अभी सेम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पर मिलेंगे और आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने कैसे लिए? c1 और c2 लिए. लिख लो जरा ताकि याद रहे. और ये मैथ से चल रही है यहाँ पे थोड़ी सी, है ना. जितने ऑर्डर होता है उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आते हैं. और ये ऐसा क्यों है, समझ में आ रही होगी चीजें आपको. जैसे dy/dx की कोई इक्वेशन होती है, आप इंटीग्रेट करते हो तो एक कांस्टेंट आता है, फिर दोबारा इंटीग्रेट करते हो तो एक और कांस्टेंट आ जाता है, तो दो कांस्टेंट हो गए, है ना. इस वजह से दिखाई देता है. चलो अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से. इसके सॉल्यूशन तो आपके आ गए. अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 और c2 कैसे निकलेंगे बताओ? c1 और c2 कैसे निकलेंगे? बाउंड्री कंडीशन से. बाउंड्री कंडीशन कुछ नजर आ रही है? बताओ. यहां पर नजर आ रहा होगा एक तो इस पॉइंट पर x 0 है और आपका मेंबर कितना डिफॉर्म हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है बताओ? डिफॉर्मेशन यहाँ पर 0 है ना. तो आप बोल दोगे कि इस जगह पर जो है x बराबर 0 पे y बराबर 0 है. दूसरा आपको यहाँ नजर आ रहा होगा x बराबर l पर मेंबर यही है. क्या मेंबर यही है? मुड़ गया वो अलग बात है, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? बाकी जगह तो खिसक गए. ये देखो ये तो खिसक गए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, लेकिन ये जो एंड वाली पोजीशन है यहाँ पर y 0 है. पक्की बात, ठीक है. तो लगाओ जरा. वी विल अप्लाई 2 बाउंड्री कंडीशन.
एट एक्स बराबर 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। दो बाउंड्री कंडीशंस यहां पर लगेगी, एट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। एट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 लगाए देखें। इसके अंदर यदि आप डालोगे तो क्या मिलेगा मुझे बताओ। तो y की वैल्यू 0, c1 लिखा। बताओ जरा, cos के अंदर 0, cos 0 कितना होता है 1, cos 0 इज 1, sin 0 0, ये तो खत्म। क्या बचेगा c1, तो c1 बराबर 0 आ गया क्या। इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे y 0 पुट किया, x 0 पुट किया, cos के अंदर का मामला सारा 0, तो cos 0 इज 1, तो बचेगी बस टर्म c1, और ये इसके 0 होने के कारण c2 बचेगा भी नहीं, खत्म। ठीक है, तो c1 की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब पहली इक्वेशन, पहली टर्म उड़ गई कि आपकी। जैसे ही c1 को 0 पुट करोगे, अब y में सिर्फ ये वाली टर्म बची है। तो अभी तक का हमारा सॉल्यूशन, इसके बाद क्या आ गया, अभी तक का सॉल्यूशन हमारा आ गया y इज इक्वल टू c2 साइन ऑफ x अंडर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय ei। सब लोगों को दिखाई दिया गया। चलो अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन रख करके बताओ जरा, दूसरी बाउंड्री कंडीशन आपको क्या दे रही है। x बराबर l पर है ना, तो यहाँ पर आपके पास में y बराबर 0 है। कब, जब x बराबर l है। तो यहाँ पे साइन रखा, l रखा, अंडर रूट ऑफ p अपॉन ei। कितना मिलेगा यहाँ से c2 बताना जरा, कौन बताएगा। गिरीशा, c2 कितना मिल रहा है यहाँ से, मैथ से c2 बताओ, c2 कितना मिल रहा है, व्हाट इज c2। हाँ गौरव, व्हाट इज c2, एक मिनट रुको, व्हाट इज c2। चलो मैथ्स की तरफ लेकर के चलता हूं मैं आपको, है ना। मान लो आपके पास में लिखी हुई इक्वेशन ऐसी, 0 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। मुझे बताओ ये 0 कब कब हो सकता है, कोई भी, या तो x 0 हो जाए, या y 0 हो जाए, या दोनों 0 हो जाए, तब भी 0 हो जाएगा, है ना। तो मैथ्स ये कहती है। तो अगर आपने c2 को 0 कर दिया, क्योंकि c2 भी 0 हो जाएगा, तब भी 0 हो जाएगा। और यदि आपने c2 को 0 कर दिया, तो c2 इफ c2 इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा आपको, y बराबर 0। y बराबर 0 क्या बताएगा, y बराबर 0 बताएगा ये y 0 है, इसका मतलब कॉलम अभी भी सीधा है, बकलिंग हुई नहीं। हम तो बकलिंग करवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब c2 0 नहीं हो सकता, है ना। इसका मतलब c2 0 नहीं हो सकता, क्योंकि y बराबर 0 का मतलब है देयर इज नो बकलिंग। और हम किसको ढूंढ रहे हैं इस टॉपिक में, हम ढूंढ रहे हैं बकलिंग लोड को, वो लोड जिसपे कॉलम बकल करेगा। तो c2 0 तो नहीं हो सकता, है ना, c2 0 नहीं हो सकता। समझ में आ गई का जो लॉजिक है। तो यहां पर बोल दो कि c2 कांट बी 0, ठीक है, c2 कांट बी 0 लिखा गया। तो c2 0 नहीं हो सकता, तो फिर कौन 0 होगा, 0 तो होना पड़ेगा। अगर c2 0 नहीं हो सकता तो इसको 0 करो। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो ये वाली टर्म है, इस वाली टर्म को आप लिख दोगे कि साइन ऑफ l अंडर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय ei, दिस इज इक्वल टू 0। और ये 0 कब होता है, ये 0 हो जाएगा जब ये वाली टर्म 0 है। ये वाली टर्म 0 हो सकती है कभी, ये वाली टर्म 0 की, लोड बराबर 0 पे 0। अगर ये वाली टर्म आप बोलो कि यहां पर ये कब 0 होगा, तो ये वाली टर्म होगी लोड बराबर 0 पे 0, ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। लेकिन लोड 0 लगेगा तो बकलिंग वैसे भी नहीं होगी, तो हमें नहीं चाहिए वो वाला सॉल्यूशन। अब बताओ साइन वापस से 0 कब होता है, पाई पर, है ना। साइन थीटा बराबर 0, साइन 0 पर भी 0 होता है, और साइन पाई पर 0 होता है, फिर 2 पाई पर 0 होता है, फिर 3 पाई पर 0 होता है, तो बेसिकली n पाई पर 0 होता है ना। तो इसका मतलब है ये वाली टर्म, देखो मैं कैसे खोल रहा हूँ, इसको समझ में आ रहा है क्या, एक एक बात को ध्यान से समझो, है ना। तो l टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय ei, दिस इज इक्वल टू व्हाट, पाई। 0 क्यों छोड़ा मैंने, इस वाली टर्म को अगर आप 0 लिख दोगे तो उसका मतलब है लोड बराबर 0 पे ही 0 हो पाएगा, या फिर मेंबर जो है वो उसकी फ्लेक्सिबल रिजिडिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब इनफाइनाइट है। अगर ei इनफाइनाइट हो जाएगा तब 0 हो जाएगा। ei इनफाइनाइट होने का मतलब है मेंबर रिजिड है, वो मुड़ेगा ही नहीं, बकलिंग होगी ही नहीं। हमें करवानी है बकलिंग की, बकलिंग लोड बताओ कि कितना लोड किस लोड पर बकल करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास में सॉल्यूशन ये आ रहा है, और इस सॉल्यूशन को यदि आप देखेंगे, अब स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो p का फॉर्मूला आ जाएगा पाई स्क्वायर ei, ठीक है, p का फॉर्मूला आ रहा है दैट इज पाई स्क्वायर ei डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, ठीक है, नोट करो। जिस लोड पर आपका ये कॉलम बकल करेगा वो लोड है पाई स्क्वायर ei डिवाइडेड बाय l स्क्वायर।
बातें समझ में आ गई क्या? सिंपल है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपने इसको संभाला था कि किस तरीके से सॉल्यूशंस निकले हैं आगे। ठीक है, इनके लॉजिक्स को हमेशा ध्यान रखो। थोड़ी सी मैथ्स थी यहाँ पे, वो स्किप की है हमने, है ना। और बेसिकली अगर डेरिवेशन भी आता है तो आप इसको याद रखना पड़ेगा आपको, सॉल्यूशन को। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सीखने की तरफ आप जाओगे ही नहीं, आगे चलेगा। जो लोग मैथ से करते हैं ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करते हैं, तो उनको तो ये सॉल्यूशन बहुत इजी नजर आएगा, तो ट्राई कर सकते हो लोग। चलो, तो जो फाइनल कंक्लूजन निकला है उसको हम यहाँ पर फिर से देखते हैं ना। एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमने शुरुआत कैसे करी थी। हमारे पास में ये कॉलम है और कॉलम पर हम कंप्रेशन लोड लगा रहे हैं, और जो लोड लग रहा है वो सेंटर से पास हो रहा है ना। बीच में इसेंट्रिसिटी नहीं है। इसेंट्रिसिटी नहीं होने का मतलब ये होता है कि आपने कोई मूवमेंट नहीं लगाया। अगर मूवमेंट नहीं लगाए, सिर्फ लोड लगाए, वो भी सेंटर पर लगाए, और जब लोड बढ़ाते जाते हैं और मेंबर पतला और लंबा होता है तो बेंडिंग के चांसेस बनते हैं। तो आपने बेंडिंग करवाई, जो ना रिफिल को बीच में रखा, रखने के बाद में आप कोई मूवमेंट थोड़ी ना लगाते हो, आप तो दबाते जाते हो और वो बेंड कर जाता है ना। क्यों बेंड कर जाता है वो? क्योंकि वो पतला होता है और लंबा होता है। अब रिफिल की जगह मैंने पेन लिया हुआ है, पेन रिफिल की तरह हो जाएगा क्या बेंड? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मोटा भी है, इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और अपनी ताकत कम है, तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी लोड को हम तलाश रहे हैं जिस लोड पर ये बकल कर जाए। तो कहानी शुरू हुई थी यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, फिर ये बैंड करेगा तो बैंड ऐसे ही करेगा, या फिर बैंड ऐसे कर जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। या तो इधर बैंड करवा दो ऐसे, या फिर इधर बैंड करवा दो। ठीक है, तो इधर भी बैंड करवाओगे तब भी साइन कन्वेंशन वही है क्या? अगर आप सेंट्रल लाइन की तरफ से देखेंगे तो कॉन्केव साइड नजर आएगी, कॉन्केव के अंदर साइन कन्वेंशन नेगेटिव है। मूवमेंट कैसा लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। तो मूवमेंट को लिखा माइनस पी इंटू वाई। ठीक है, लोड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मूवमेंट, तो मूवमेंट को लिख दिया माइनस पी इंटू वाई। और एक और मूवमेंट की इक्वेशन आपने बनाई थी ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों को आपने बराबर किया, एम की जगह पर आपने ये पुट किया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, इसके सॉल्यूशन लिखे, फिर आपने बाउंड्री कंडीशन रखी। एक बाउंड्री कंडीशन यहाँ थी, दूसरी यहाँ थी। ठीक है, सॉल्व किया, आपको रिजल्ट मिल गए। और फाइनल रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस लोड पर ये बकल करेगा वो लोड है पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ध्यान दो, पी को कहते हैं, क्या क्या नाम है? पी को कहते हैं यूलर्स लोड, बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड, क्रिटिकल लोड। चार नाम है इसके। ठीक है, क्रिटिकल लोड कई जगह पे आते हैं, क्रिटिकल वर्ड तो, है ना। लेकिन अगर आप यूलर्स थ्योरी वगैरह पढ़ रहे हो, बकलिंग पढ़ रहे हो, तो आप क्रिटिकल लोड देखते समझ जाओगे कि आपसे ये वाला लोड पूछा है ना, बकलिंग लोड पूछा है। समझ में आ गई बात? चलो, अब इसमें ना मैं जनरलाइज करता हूँ, सारे फॉर्मूले तो डिराइव नहीं करेंगे अलग अलग केस के, अब जनरलाइज करेंगे, है ना। तो फॉर्मूला यूलर ने कैसे जनरलाइज किया था मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नोट करो इतना।